बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हम इस चैप्टर में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो देखो, आपका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पैलेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड सेंचुरी। यानी वह पैलेस जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्टेड किया जाता है, वाई अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल हैबिट, दिस इज कॉल्ड सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीसीज फाउंड ओनली इन द पर्टिकुलर एरिया आज नोन एज एंडेमिक। यानी कि वो स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है उनको हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फॉर अवे पैलेस। माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते हैं वो दूर स्थानों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं, जाते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है तो वो उसके सूटेबल क्लाइमेट को ढूंढ के वहाँ पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फ्लोइंग। आपको इनमें डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो, दोनों ही प्रोटेक्टेड एरियाज हैं बट फिर भी इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है तो वो देखेंगे हम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो, इट इज़ एन एरिया विद इन विच एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डेंजर सच एज हंटिंग। यहाँ पर हंटिंग से एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। देयर हैबिटेट इज आल्सो कंजर्व्ड इन दस एरिया। अदरवाइज हम बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं तो इट इज लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व और कंस्ट्रक्टेड फॉर द कंजम्पशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ वाइल्ड को ही मतलब हंटिंग से प्रोटेक्ट किया जाता है, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं उसमें प्लांट और एनिमल सूक्ष्म जीव जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब पूरे बायोडाइवर्सिटीज को ही कंजर्व किया जाता है। और सेकंड है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन और सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड लाइफ और इट हेल्प्स टू द कंजर्वेशन ऑफ द वेरियस लाइफ फॉर्म्स सच एज प्लांट एनिमल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है वो सबके लिए होता है, वाइल्ड लाइफ सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स के लिए होता है। जैसे पंचमढ़ी सेंचुरी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस चैप्टर में हमने पंचमढ़ी का ट्रैवल किया था। और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज ए पॉपुलर बायोस्फीयर रिजर्व। आगे हम देखते हैं सेकंड आपका जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखो, जू जो होते हैं इट इज़ ए फैसिलिटी इन विच एनिमल आर कीप्ड फॉर द पब्लिक एग्जीबिशन। यानी लोगों को एग्जीबिशन करने के लिए, एग्जीबिट करने के लिए, शो करने के लिए यहाँ पर एनिमल्स रखे जाते हैं जू। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं देखो, इट इज़ एन एरिया विद इन विच एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डेंजर सच एज हंटिंग, है ना, जस्ट हमने ऊपर देखा था अभी। फिर देखो, जू में इट इज़ आर्टिफिशियल हैबिटेट होती है जू, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से तैयार की जाती है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो कंजर्व नेचुरल हैबिटेट होती है। थर्ड क्वेश्चन है आपका एंडेंजर्ड स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है? इट इज पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज दैट इज नो वर्ज ऑफ द बिकमिंग एक्सटिंक्ट। एंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती हैं वो ऐसी स्पीसीज होती है जिनका आने वाले समय में हमें खतरा रहता है उनके ख़त्म होने का। ठीक है, और जैसे विलू व्हेल है, टाइगर है, लिफोर्ड है, इट्स आर एग्जाम्पल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, है ना, लियोपार्ड है। और अदरवाइज नेक्स्ट है आपका अदर हैंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इट इज़ ए पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एक्सिस्ट, मतलब जो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। और जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, मतलब ख़त्म होने वाली हैं, उन्हें बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, आगे फ्लोरा फौना है। तो देखो, मैंने पहले बताया था आपको प्लांट्स लिविंग जो हैबिट होती है उसको फ्लोरा बोलते हैं और एनिमल लिविंग हैबिट होती है उसको फ्यूना बोलते हैं। और प्लांट्स में सारे प्लांट्स आते हैं जैसे सॉल्ट टीक मैंगो, इट्स फ्रॉम द फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और लियोपार्ड, वोल्फ, वाइल्ड डॉग, ये सभी क्या है, फौना में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द डेफोरेशन ऑन द फ्लोइंग। अब देखो, डेफोरेशंस का इन सभी पे क्या इफेक्ट है, इस बात से हम चर्चा करेंगे। तो पहला है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डेफोरेशंस का। तो देखो, डेफोरेशन फर्स्ट देखो, डेफोरेशन इज द रिमूवल ऑफ द ट्री अदर वेजिटेशन फ्रॉम द एरिया
फॉर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ऑफ द अदर पर्पज। डेफोरेशन का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया के पेड़ों को काटना। ठीक है, अब पेड़ों को क्यों काट रहे हैं हम? फॉर इंडस्ट्रीज यानी कि औद्योगिक विस्तार के लिए काट सकते हैं, खेत में या फिर खेती करने के लिए काट सकते हैं, या फिर अदर पर्पज। ठीक है, जैसे बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए काट सकते हैं। ठीक है, हैंस इन द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इज डिस्ट्रॉयड सो दैट नंबर ऑफ द वुड ऑटोमेटिकली डिक्लीन। अब इससे होता क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ हैबिट होती है वो डिस्ट्रॉयड होती है। ठीक है, और फिर वो जो जानवर हैं, ठीक है, डिक्लीन कंडीशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है ऑन द एनवायरनमेंट, मतलब डेफोरेशंस का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है। तो देखो, प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2, यू नो दैट प्लांट्स CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इफ प्लांट आर डिस्ट्रॉयड, अगर प्लांट को ही खत्म कर देंगे, देन द लेवल ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर अब विल बी राइज। मैंने आपको पहले बताया था जब क्लास थी कि भाई अगर हम प्लांट्स को ही ख़त्म कर देंगे तो CO2 को एब्जॉर्ब कौन करेगा। ठीक है, और अगर CO2 एब्जॉर्ब नहीं होगी, दैट मीन्स से एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन बढ़ेगा, और एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन बढ़ेगा दैट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा जो वाटर साइकिल है यानी कि बरसात का होना, दैट इज डिस्टर्बड, यानी कि ये डिस्टर्ब होगा। एज रिजल्ट देयर विल बी ए चांस इन द रेनफॉल पैटर्न, फिर हमारा रेनफॉल जो पैटर्न है वो भी बढ़ जाएगा और ड्राउट होने की समस्या होगी। तो कहने का मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है एक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। ठीक है, अगर हम किसी एक काम को, गलत काम को करते हैं तो इसका इफेक्ट जो है हमारे पूरे साइकिल पे होता है। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द डेफोरेशन ऑन द विलेज। अब विलेज पे क्या इफेक्ट होगा डेफोरेशन का? तो देखो, रूट ऑफ द प्लांट्स होल्ड सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स की जो रूट होती है वो सॉइल को जकड़ के रखती है, सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखती है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट, अगर प्लांट ही नहीं होंगे, प्लांट्स को हम काट देंगे तो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विल बी इजीली रिमूव्ड। तो मिट्टी की जो ऊपर की लेयर है वो इजीली क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी बाय द एक्शन ऑफ द हाई स्पीड बैंड और द विलो, है ना। हवाओं से उड़ उड़ के चली जाएगी या फिर मतलब वाटर से बह के निकल जाएगी। तो डेफोरेशन से इंक्रीज द चांसेस ऑफ सोइल इरोजन। तो डेफोरेशन से देखो सोइल इरोजन होता है। सोइल इरोजन का मतलब मिट्टी का कट के बह के जाना। एज ए रिजल्ट सोइल लॉसेस ह्यूमस। अब सोइल इरोजन हो जाएगा, मिट्टी बह के चली जाएगी तो क्या होगा, उस जगह की मिट्टी का क्या होगा, हुमस जो है ख़त्म हो जाएगा, बिकमिंग लेस फर्टिलाइज, और हैंस से फर्टिलाइज लैंड। और अगर फर्टाइल ही नहीं होगा हमारा लैंड, देन हाउ वुड वी कैन ग्रो एनी क्रॉप्स। तो सोर्स जो होगा लिविंग का, जो फार्मर्स का विलेज गेट कन्वर्टेड इनटू डिजर्ट। इस प्रकार जो हमारे अनफर्टाइल अगर हमारा लैंड हो जाएगा तो वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है आपका इफेक्ट ऑफ द डेफोरेशंस ऑन सिटीज़। सिटीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डेफोरेशंस का? तो देखो, डिफॉरेस्टेशन इन सिटीज़ कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ मैनी नेचुरल क्लाइमेट सच एज, देखो फ्लड है, ड्राउट इन द एरिया, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में फ्लड और ड्राउट को भी इंक्रीज कर सकता है। आल्सो इट कैन बी लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ CO2, यानी कि जो CO2 का लेवल इंक्रीज होगा उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका इफेक्ट भी इनको पड़ेगा। और दिस इंक्रीज द टेम्परेचर और कैन बी डिस्टर्ब नेचुरल वाटर साइकिल ऑफ द एरिया। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ द डेफोरेशन ऑन द अर्थ। और पृथ्वी पर यानी कि अर्थ पर जो है डेफोरेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो वो भी देख लेते हैं हम। एज रिजल्ट ऑफ द डेफोरेशन चांसेस ऑफ द डिजर्टिफिकेशन, मतलब डिजर्टिफिकेशन का मतलब है डेजर्ट में कन्वर्ट होना। अगर डेफोरेशन होगा तो डिजर्टिफिकेशन के चांस ज़्यादा होंगे, डेजर्ट में कन्वर्ट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, है ना। बाय द सो डाउट है, फ्लड है, इट्स इंक्रीज एंड डेफोरेशन कैन आल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ द CO2 इन द अर्थ। डेफोरेशन से सबसे बड़ा तो यही नुकसान है कि CO2 का लेवल जो बढ़ जाएगा, इट विल बी लीड द increase in temperature, that is called global warming. As a result, the entire natural water cycle will be disturbed. This again increase the risk of the natural climate. नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका इफेक्ट ऑफ द डेफोरेशन ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। भाई आने वाली जो जनरेशन है, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डेफोरेशन का? तो देखो, डेफोरेशन इज slowly changing that our environment condition. It is responsible for the global warming, soil erosion, greenhouse effect, drought, flood, and many other global problems. As we result, the next generation will be the face serve consequence of the deforetions.
क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ आपका वो ये है, व्हाट विल हैपन इफ, क्या घटित होगा अगर वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, अगर हम पेड़ों को काटते हैं। तो हम जस्ट ऊपर पढ़े थे, इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, अगर हम पेड़ों को काटते हैं, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स विल बी गेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, मतलब काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, उनकी नेचुरल हैबिट है जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, और जहाँ पे वो खाते हैं, जहाँ पे वो पीते हैं, जो भी करते हैं, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एज रिजल्ट द बायोडाइवर्सिटीज ऑफ द मेनी एरियाज विल बी सर्वली अफेक्टेड। आल्सो देयर विल बी एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और CO2 का इंक्रीज होना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, ठीक है, अभी जस्ट बताया था मैंने, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, विच कैन डिस्टर्ब द नेचुरल वाटर साइकिल, और एज वी रिजल्ट देयर विल बी अ चांस इन द रेनफॉल पैटर्न, दिस इज कुड लीड टू द फ्लड ऑफ द ड्राउट। तो दिस विल बी आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ द सोइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन एंड द नेचुरल क्लाइमेट, ठीक है। अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, जो हम ऊपर पड़े हैं वही चीज़ नीचे है, ठीक है। सेकंड वन है, सेकंड क्वेश्चन है, द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज डिस्टर्ब्ड, अगर हम किसी एनिमल के हैबिट को डिस्टर्ब करते हैं देन क्या क्या होगा। इसका आंसर है, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल प्रोवाइड इट विथ नेसेसिटी सच एज द शेल्टर, फूड और प्रोटेक्शन। इफ़ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्बेड, भाई हैबिटेट क्या करती है, किसी पर्टिकुलर जो एनिमल्स होता है उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है, और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर हम उस हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, देन विल बी द फोर्स टू द गो टू द पैलेस इन सर्च ऑफ द फूड एंड शेल्टर, द एनिमल्स कुड गेट किल्ड द अदर एनिमल्स, दिस प्रोसेस। नेक्स्ट आपका टॉप लेयर ऑफ द सोइल इज एक्सपोज्ड, अगर सोइल की टॉप लेयर एक्सपोज हो जाती है, एक्सपोज का मतलब है ठीक है, हट जाती है अपनी पर्टिकुलर जगह से, तो क्या होगा, तो देखो टॉप लेयर जो सोइल है अगर वो एक्सपोज हो जाती है, मतलब एक्सपोज किससे होगी, सोइल रीजन से होगी, मिट्टी के कटाव से होगी, ठीक है, और देन इट विल ग्रेजुअली एक्सपोज द लोअर लेयर ऑफ द सोइल। अगर ऊपर की लेयर है हमारी पृथ्वी की वो हटेगी तो नीचे की लेयर क्या होगी, एक्सपोज होगी, दिखेगी, और विच इज़ हार्ड एंड रॉकी इन द नेचर, जो कि हार्ड और रॉकी है, क्योंकि ऊपर की जो लेयर होती है ना यही इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस टाइप ऑफ द सोइल इज़ लेस फर्टिटाइल, और जो आने वाली सोइल होगी उसमें फर्टाइल की मात्रा बिल्कुल 0% होगी, ठीक है, ओके। चलो आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर इन ब्रीफ, आपको ब्रीफ में आंसर देना है कि वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटीज, हमें बायोडाइवर्सिटीज का कंजर्व क्यों करना चाहिए, संरक्षण क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। Biodiversity refers to the number of the variety of the various life forms such as plant, animal and macroorganisms in this area, ठीक है। Plant and animals depend on the each other of the survival. This means that the destruction of the either of the two will affect the life of the other. Hence, we need to the conserve biodiversity in the maintain of the balance of nature. यानी प्लांट बायोडाइवर्सिटी है उसको हमें मेंटेन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्टेड आर आल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, यानी प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स के लिए कम्प्लीटली सेफ नहीं होते हैं, ऐसा क्यों होता है। इसका आंसर है, प्रोटेक्टेड एरिया आर नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल बिकॉज पीपल हु लिव नियर द एडजेंट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि वो इन फॉरेस्ट के पास में जो रहने वाले लोग हैं ना वो उन रिसोर्स को क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। फॉरेस्ट ऑफ फुलफिल देयर कॉमन रिक्वायरमेंट इन दिस द प्रोसेस वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड एंड द सोल्ड बाई, तो वो क्या करते हैं, इन जंगलों में वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, जंगली जानवर, उनको मारते हैं एंड उनको बेचते हैं, ठीक है, और लुक्रेटिव अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बिल्कुल अपनी मनी को बनाने के लिए। थर्ड है, सम ट्रिबल्स डिपेंड ऑन द जंगल हाउ, कुछ ट्रिबल्स होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, वो जंगल पे डिपेंड होते हैं, कैसे होते हैं, तो देखो ट्रिबल्स गैदर्ड फूड फॉडर, ट्रिबल्स जो होते हैं वो चारे से अपना फूड इकट्ठा करते हैं एंड फॉलन ब्रांचेज ऑफ द ट्री फ्रॉम फॉरेस्ट, और वो पेड़ की फॉरेस्ट की जो पेड़ होते हैं उनको काटते हैं, हैंस दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट ऑफ देयर डेली रिक्वायरमेंट्स, ओके, यानी वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या करते हैं, जंगलों पे ही निर्भर रहते हैं, कौन, ट्रिबल्स, ट्रिबल्स आदिवासी लोग जो होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफोरेशंस, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है डिफोरेशंस वाला, दोबारा पढ़ लो देखो। फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, अगर हम फॉरेस्ट को काटेंगे, एक्सपेंड अर्बन एरियाज आर फुलफिल ऑफ देयर एवर इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट्स,
सेकंड है फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड टू क्लियर लैंड फॉर क्रॉप्स। ठीक है, फॉरेस्ट जो काटे जाते हैं या तो हम लैंड ज़मीन में फसल उगाने के लिए काटते हैं फॉर एग्रीकल्चर या फिर ग्रेजिंग के लिए काटते हैं। और ट्री आर कट डाउन टू यूज ऑफ द फायरवुड, या फिर लकड़ियाँ जलाने के लिए भी पेड़ों को काटा जाता है। तो ये तो हो गए पेड़ों को काटने के कारण। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन डिप्रेशन, अब पेड़ों को काटने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो देखो सोइल इरोजन है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, फ्लड एंड ड्राउट है, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, अभी हम जस्ट ऊपर पढ़े थे, और डिस्ट्रप्शन ऑफ द वाटर साइकिल, डिस्ट्रप्शन और ओके मतलब वाटर साइकिल में डिस्टर्ब होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेड डाटा बुक क्या होता है। तो देखो रेड डाटा बुक इज ए सोर्स ऑफ बुक दैट द मेंटेन द इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज। यानी रेड डाटा वह बुक होती है जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज को उसमें रखा जाता है। एनिमल्स और प्लांट्स के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होती है। एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब जो स्पीशीज खत्म होने वाली है उसका नाम, उसका विवरण उसमें लिखा जाता है। ठीक है, और आईयूसीएन का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्स, वो इसको मेंटेन करता है। आगे देखो माइग्रेशन से क्या मतलब है, तो देखो माइग्रेशन रेफर टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स हैबिट नेचुरल हैबिटेट टू द अनदर पहले से एट द पर्टिकुलर टाइम ईयर। ठीक है, मतलब माइग्रेशन क्या होता है, कुछ स्पेशल प्रजाति के क्या बोलते हैं बर्ड्स होते हैं या फिर एनिमल, हाँ बर्ड्स जो होते हैं ज़्यादातर, तो जो कि अपनी सूटेबल कंडीशंस को या फिर सूटेबल क्लाइमेट को पाने के लिए एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर जाते हैं। जैसे अभी जो होते हैं ना साइबेरियन सारस जो होती है साइबेरिया देश से, यानी साइबेरिया कंट्री से इंडिया में आती है, बिकॉज वहाँ पर इस टाइम गर्मी का मौसम होता है, जबकि वो ठंडे मौसम में रहने वाले आ, सारस हैं, तो वो इंडिया में मूव करते हैं इस टाइम, और वो इंडिया में सर्दी का मौसम बिता के ही जाते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो ये है, इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन द फैक्ट्रीज फॉर शेल्टर ट्रीज आर बीइंग कंटिन्यूसली कट। मतलब फैक्ट्रीज या फिर हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, शेल्टर की डिमांड के लिए पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है। इट इज़ जस्टिफाइड टू कट ट्रीज, क्या ये सही है, मतलब पेड़ों को काटना इस प्रोजेक्ट के लिए। डिस्कस एंड प्रिपेयर ए ब्रीफ रिपोर्ट। तो देखो नो, इट इज़ नॉट ऑल जस्टिफाइड टू कट ट्रीज, मतलब पेड़ों को काटना उचित नहीं है। मीट टू द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ द सर्वल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वाइल्ड एनिमल्स। क्योंकि भाई जंगल जो होते हैं उनमें भी तो एनिमल्स रहते हैं ना, ये थोड़ी है कि सब कुछ पूरा धरती हमारे लिए बना है, हैं नो ना, एनिमल्स का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। तो देखो दे प्रोवाइड विद अस गुड क्वालिटी ऑफ एयर एज दे वी गिव आउट ऑक्सीजन, और पेड़ हमें देखो अच्छी क्वालिटी का ऑक्सीजन देते हैं, है ना, एब्जॉर्ब द हार्मफुल CO2, और जो हार्मफुल जो CO2 गैस होती है उसको खुद एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इन द प्रोसेस दे प्रिवेंट द एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ये हमारे मतलब क्या बोलते हैं टेम्परेचर हमारे अर्थ का ज़्यादा एक्सेस ना हो, इस चीज़ को भी वो क्या करते हैं इस प्रकार से प्रोटेक्टेड करते हैं। और द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू मीट द डिमांड ऑफ द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन विल बी लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग से भी हमें बचाते हैं। अगर हम पेड़ों को लगातार काटेंगे तो देन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, सोइल इरोजन बढ़ेगा, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होगा ठीक है वो भी बढ़ेगा, ड्राउट है, फ्लड्स हैं, बहुत सारी नेचुरल कंडीशंस है जो हमारे साथ में हो सकती है अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो। यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट विल बी डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द नेचर, हैंस फॉरेस्ट मस्ट बी कंजर्व्ड। अगर हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे तो ये हमें ऑब्वियसली क्या करेंगे, हमें भी डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए हमें जितना हो सके पेड़ों को बचाना चाहिए। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट द मेंटेनेंस ऑफ द ग्रीन बेल्ट ऑफ योर लोकेलिटी, मेक ए लिस्ट ऑफ द अटेंशन। यानी कि आप अपने एरिया में ग्रीन वेल्थ को किस प्रकार बढ़ा सकते हो, यानी कि पेड़ों को किस प्रकार लगा सकते हो, हरा भरा एक इन्वायरमेंट कैसे तैयार कर सकते हो, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखो इट आई कैन हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑफ द ग्रीन वेल्थ ऑफ द माई लोकेलिटी टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स। यानी कि मैं प्लांट्स की केयर करके या फिर प्लांट्स को उगा के मैं अपनी आसपास के एरिया में इसमें
ग्रीन लोकेलिटी को बढ़ा सकती हूँ। आई कैन प्लांट मोर और मोर ट्री, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाऊँ। आई कैन आल्सो इनक्रीज द पीपल, मैं लोगों को भी बताऊँ कि भाई जो प्लांट्स हैं उसको लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रीन ट्रीज। आई कैन मेक यंग चाइल्ड अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द डेफोरेशन, और मैं जो यंग बच्चे हैं उनको भी बताऊँ कि भाई अगर हम डेफोरेशन करेंगे, मतलब पेड़ों को काटेंगे, दैट इज़ क्या हार्म इफेक्ट हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। और आई कैन आस्क देम टू वाटर एंड द प्लांट्स डेली, मतलब मैं उनको पानी और जो प्लांट्स है उस प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो भी अब क्या करेंगे, वाटर को ग्रो करेंगे, पेड़ों को लगाएंगे, विच विल टेक वेरी लिटिल ऑफ टाइम। आई बिलीव प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज एन इम्पोर्टेंट टू टॉकिंग केयर ऑफ द एक्सटिंक्ट ट्रीज। तो यानी कि पेड़ों को ख़त्म होने से बचाने के लिए प्लांट को लगाना ही बहुत ज़रूरी है। मैं इस कार्य में भर करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं बाय टू फॉरेस्ट कंजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन हाउ डिफोरेशंस लीड टू द रिड्यूस्ड रेनफॉल, यानी कि पेड़ों को काटने से रेनफॉल कैसे कम होता है, इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, आगे भी देख लो आप। डिफोरेशंस is the removal of the trees of other vegetation from an area of the industrial agriculture of the other purpose, plants or trees absorb CO2। डिफोरेशन देखो हम करते हैं डिसीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या फिर अदर पर्पज़ के लिए। प्लांट्स ट्रीज आपको पता ही एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करते हैं और वो हमारे लिए CO2 को ऑब्जर्व करके O2 प्रोवाइड करवाते हैं। और प्लांट को मतलब काटने के क्या क्या नुकसान है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ वही है, सेम टू सेम, है ना। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, और उससे रेनफॉल वगैरह कम होती है, ड्राउट हो सकता है। अगर देखो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क इन योर स्टेट। तो देखो ये दिल्ली के निकट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क को इसमें शो किया गया है, ठीक है, इंडियन मैप में, जो कि दिल्ली के पास है, कॉर्बेट। हमारे राजस्थान में भी है कॉर्बेट, वो कॉर्बेट क्या, वो नेशनल पार्क। अगर देखो क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाई शुड बी सेव्ड, वाई शुड पेपर बी सेव्ड, मतलब पेपर क्यों बचाना चाहिए। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ द वेज टू विच यू कैन सेव पेपर। तो देखो, पेपर शुड बी सेव्ड बिकॉज इट टेक अराउंड 17 फुल ग्रोन trees to make 1 ton of the paper trees, as we know, are important to maintain a balance of nature. Therefore, in order to save trees, prevent the impact of their losses and the organism, क्योंकि पेड़ जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, पेपर जो होते हैं वो काफ़ी सारे पेड्स को, मतलब 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 पेड़ काटे जाते हैं। सोचो, मतलब पेड़ों को काटने से बचाने के लिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए। वेज बाई विच पेपर कैन बी सेव्ड। अब देखो हम पेपर कैसे सेव कर सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके होते हैं। तो पहला है आपका कि भाई कलेक्ट यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट, मतलब जो यूज्ड पेपर हैं उनको कलेक्ट करो, उनको रिसाइकिल करो, ठीक है। और यूज बोथ साइड, पेपर को बोथ साइड यूज करो फॉर द राइटिंग, यानी राइटिंग के लिए हम उनको दोनों साइड यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर, पेपर की क्या इम्पोर्टेंस है, पेपर किस प्रकार बनाए जाते हैं, हाउ, इन चीज़ों के बारे में लोगों की भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए, जागरूक करना चाहिए हमें। पेपर का इस्तेमाल जो है इंटेलिजेंटली के लिए करना चाहिए, मतलब ठीक है, दिमाग से करना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक पेज में एक अक्षर लिखा और उसको फाड़ के फेंक दिया, नो बेटा। पेपर जो तुम यूज करते हो ना, तुम सोचते हो बहुत आसान है, 20 रुपये देंगे, 30 रुपये देंगे, 50 रुपये देंगे, इतने मोटी वो आएगी हमारी नोटबुक। बात पैसों की नहीं है, बात है बनने की। इनको बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितने पेड़ों को काटना पड़ रहा है। पेड़ तो वैसे भी कम ही हो रहे हैं, लोग बाग पेड़ों को पता नहीं कितने पर्पज के लिए काट रहे हैं, कोई लगा भी रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर जो है
कंप्लीट होता है। ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, लास्ट में जो 11 क्वेश्चन है आपको पजल। ठीक है, तो बच्चों बताओ। तो आपको ये पीडीएफ है ना, मैं भेजूंगा नहीं इस बार, क्योंकि आपको जो वर्क है आपका वो यहीं से करना है वीडियो के माध्यम से, क्योंकि पीडीएफ से तुम पढ़ते तो है नहीं हो।